बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड। आज हम प्रबंध की प्रकृति के अंतर्गत प्रबंध को एक प्रणाली के रूप में देखेंगे। प्रबंध प्रणाली के रूप में माने जाने लगा है। सामान्य प्रणालीगत सिद्धांत के जन्मदाता जीव विज्ञान के प्रोफेसर लुडविग वॉन बर्टालाम्फी को माना जाता है। उनका मानना था कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने वातावरण की एक प्रणाली है, अतः प्रत्येक विषय का प्रणाली या तंत्र के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इसी विश्वास के आधार पर सन 1960 के दशक में प्रबंध की प्रणालीगत विचारधारा का विकास हुआ। बर्टालाम्फी ने कहा था कि प्रणाली अंतर संबंधित विभिन्न इकाइयों या प्रणालियों अथवा उप प्रणालियों का समूह है, जिसकी प्रत्येक इकाई आपस में एक दूसरी इकाई को प्रभावित करती है। इस प्रकार प्रत्येक बड़ी प्रणाली में अनेक छोटी छोटी प्रणालियाँ या उप प्रणालियाँ होती हैं तथा प्रत्येक उप प्रणाली में भी अनेक उप प्रणाली हो सकती हैं। प्रणाली अथवा उप प्रणाली शब्द एक सापेक्षिक शब्द है, अतः जब कोई प्रणाली अपने से बड़ी प्रणाली के संबंध में देखी जाती है तो उसमें बड़ी प्रणाली को प्रणाली तथा छोटी प्रणाली को उप प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक प्रणाली की आंतरिक उप प्रणालियाँ तथा बाह्य प्रणालियाँ आपस में संबंधित होती हैं। आपस में संबंधित होने के कारण वे एक दूसरी प्रणाली या उप प्रणाली को प्रभावित करती हैं, किंतु प्रत्येक प्रणाली अपने आप में पूर्ण होती है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य भी करती रहती है। प्रणाली की कार्यविधि। प्रत्येक प्रणाली तथा उप प्रणाली की निश्चित कार्यविधि होती है। प्रत्येक प्रणाली अपने वातावरण से साधन या निवेश इनपुट्स प्राप्त करती है। तत्पश्चात वह प्रणाली उन साधनों को रूपांतरण या प्रसंस्करण करके वातावरण को उत्पादन प्रदान करती है। प्रणाली की विशेषताएं निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट की जा सकती हैं। प्रथम, प्रत्येक प्रणाली अनेक उप प्रणालियों का समूह होती है। प्रत्येक प्रणाली किसी अन्य प्रणाली की उप प्रणाली होती है। सभी उप प्रणालियाँ अंतर संबंधित होती हैं। प्रत्येक प्रणाली का एक सामान्य उद्देश्य होता है, जिसकी पूर्ति में सभी उप प्रणालियाँ योगदान देती हैं। प्रत्येक प्रणाली में सहक्रियात्मक संबंध पाया जाता है। किसी भी प्रणाली की सभी उप प्रणालियाँ समन्वित रूप से कार्य करती हैं तो उनका संयुक्त उत्पादन उनके एकाकी उत्पादन से अधिक होता है। प्रणालियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्रथम बंद एवं दूसरी खुली। बंद प्रणाली अपने वातावरण से प्रभावित नहीं होती, जबकि खुली प्रणाली अपने वातावरण से प्रभावित होती है। प्रत्येक प्रणाली की एक परिसीमा होती है जो उसे अपने बाह्य वातावरण से अलग करती है। सभी प्रणालियों में साधनों एवं उत्पादनों का चक्राकार प्रवाह चलता रहता है। सभी खुली प्रणालियों में फीडबैक की व्यवस्था होती है। प्रत्येक प्रणाली में अपनी उप प्रणालियों से संतुलन स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि एक बड़ी प्रणाली अनेक छोटी छोटी प्रणालियों के संयोजन से बनती है और प्रत्येक छोटी प्रणाली अपने आप में एक कार्य को या कार्य के किसी एक विशेष अंग को पूरा या पूर्ण करती है। और यह छोटे छोटे कार्य या विभक्त हुए कार्य मिलकर के एक बड़ी संरचना को या बड़े कार्यों को जन्म देते हैं। यानी कि छोटी छोटी प्रणालियाँ
अनेक अलग अलग कार्य करती हैं और जब वो समन्वित रूप से मिल जाती हैं तो एक बड़ी प्रणाली निर्मित हो जाती है। इस तरह से प्रणाली आपस में एक संयोजन भी है। प्रबंध प्रणाली क्या है, यह हमें देखना है। प्रबंध की प्रणालीगत विचारधारा संपूर्ण व्यावसायिक संस्था या संगठन को एक एकीकृत प्रणाली मानती है, जिसका अपना बाह्य एवं आंतरिक वातावरण होता है। इसका बाह्य वातावरण अन्य व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठनों एवं संस्थाओं की प्रणालियों से बनता है। वे सभी आपस में प्रभावित होती हैं तथा प्रभावित करती रहती हैं। दूसरी ओर व्यावसायिक संगठन का आंतरिक वातावरण भी होता है, जिसमें अनेक उप प्रणालियाँ काम करती हैं। प्रबंध की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक संस्था में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों की उप प्रणालियाँ काम करती हैं, जिससे प्रबंध कार्यों की प्रणाली पूर्ण हो जाती है। संस्था के आर्थिक कार्यों की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक संस्था में उत्पादन, विपणन, वित्तीय लेखांकन, सेवी वर्गीय प्रबंध उप प्रणालियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, किंतु यह आपस में एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित अवश्य करती हैं। फलतः संस्था की प्रत्येक उप प्रणाली अपने आप में स्वतंत्र होने के उपरांत भी उन्हें संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देना होता है। अतः प्रबंधक को इन सभी बाहरी एवं आंतरिक प्रणालियों या उप प्रणालियों में समन्वय करना होता है, ताकि संगठन का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यदि कोई प्रबंधक अपने व्यावसायिक संगठन में आंतरिक वातावरण की सभी उप प्रणालियों में पर्याप्त समन्वय नहीं कर पाता, तो उसकी सफलता की आशा करना व्यर्थ है। संपूर्ण संगठन की सफलता के लिए विभिन्न प्रणालियों या विभागों के प्रभावों तथा आवश्यकता को ध्यान में रखना होता है। ठीक इसी प्रकार व्यावसायिक संगठन का अपना बाह्य वातावरण होता है, जिसकी अनेक प्रणालियां विद्यमान होती हैं। इनमें ग्राहक, श्रम संघ, विनियोजक, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं तथा सरकारी नियम, नीतियां एवं कानून, अंतर्राष्ट्रीय बाजार आदि प्रमुख प्रणालियां हैं। प्रबंधक को संगठन की सफलता के लिए बाहरी वातावरण की विभिन्न प्रणालियों से भी समन्वय स्थापित करना पड़ता है। संक्षेप में प्रबंध की प्रणाली विचारधारा यह कहती है कि प्रबंध को अपने संगठन की सफलता के लिए इसे एक एकीकृत प्रणाली मानना चाहिए तथा उसके सफल संचालन के लिए प्रबंधकों को उसके आंतरिक उप प्रणालियों तथा बाहरी वातावरण की प्रणालियों से समुचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। प्रबंध में प्रणाली विचारधारा दृष्टिकोण निम्न तथ्यों से स्पष्ट है। संपूर्ण अध्ययन, हम देखते हैं कि इसमें एक व्यवस्थित तौर पर अध्ययन किया जा रहा है। समन्वित प्रयास, विभिन्न विभागों, प्रबंध के विभिन्न अंगों का समन्वित प्रयास किया जा रहा है। अंतः संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। हर कार्य और हर विभाग के अंतः संबंध स्पष्ट होते हैं। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और फीडबैक, इसकी प्रतिपुष्टि की जाती है। और ये सारे के सारे बिंदु वातावरण से संबद्ध रहते हैं। प्रबंध प्रणाली के घटक क्या क्या हैं, इन्हें हम निम्न रूप में दे सकते हैं। निवेश या इनपुट, रूपांतरण की प्रक्रिया, संचार की व्यवस्था, उत्पादन और फीडबैक। प्रणालीगत प्रबंध दृष्टिकोण के लाभ क्या हैं, इन्हें हम निम्न बिंदुओं में देखेंगे। संपूर्ण संस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है। प्रणाली एक संपूर्ण अनेक क्रियाओं का समूह है और जब हम इसे प्रणाली मानते हैं तो संस्था के समग्र रूप को हम एक साथ देखते हैं। संस्था तथा प्रबंध के सभी घटकों के पारस्परिक प्रभावों व संबंधों का एक साथ विश्लेषण किया जा सकता है। आंतरिक एवं बाह्य समन्वय सुगम हो जाता है। एक तरफ हमें आंतरिक कार्य प्रणालियों को और दूसरी ओर बाह्य वातावरण या प्रणालियों से उनका समन्वय बिठाना पड़ता है, और जब इनकी जानकारी होती है तो ये समन्वय कार्य आसान हो जाता है। संस्था के संसाधनों और मानवीय प्रयासों का
प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। संस्था में नवीन विचारों एवं सूचनाओं का प्रवाह बना रहता है। सामाजिक दायित्व को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। सामाजिक दायित्व भी अपने आप में एक पूरा कार्य होता है, जिसे जानना भी होता है और पूरा करना भी होता है, और प्रबंधन का ये दायित्व है कि सामाजिक दायित्व को पूरा करे। संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति सुदृढ़ होती है, संस्था वातावरण से जुड़ी रहती है। ये सारी चीज़ें हैं। अब यदि हम एक चित्र के रूप में देखें तो किस तरह से बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण, एक बाहरी प्रणाली और आंतरिक विभिन्न प्रणालियाँ या उप प्रणालियाँ इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाती हैं। हम इस चित्र के माध्यम से इस प्रणालियों और प्रणालियों को, उप प्रणालियों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि प्रबंध अनेक उप प्रणालियों का समूह है। ये उप प्रणालियाँ स्वयं में पूर्ण होती हैं और मिलकर के एक संपूर्ण प्रबंध प्रणाली का निर्माण करती हैं। इस तरह से प्रबंध एक प्रणाली है।